हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आखिरकार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में रिजल्ट आ ही गया और ये फैसला टाई ब्रेकर से ही जाकर हुआ और अपने टाइटल को मैग्नस कार्लसन ने फिर दोबारा रिटेन किया। उन्होंने फाबियानो करुआना को लगातार 3 रैपिड गेम्स में हराया और अमेरिकन उम्मीदों को धूमिल किया, जो वहां अपेक्षा कर रहे थे कि बॉबी फिशर के बाद कोई 48 साल बाद चेस चैंपियनशिप का खिताब उनके देश के लिए ला सके। फ्रेंड्स, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आखिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में टाई ब्रेकर के रूल क्या हैं। फ्रेंड्स, टाई ब्रेकर के रूल काफ़ी सिंपल हैं। यहाँ क्लासिकल गेम के 12 राउंड्स होते हैं और अगर उन 12 राउंड्स में किसी विजेता का फैसला ना हो, यानी पॉइंट्स अगर दोनों खिलाड़ियों के बराबर हों, तो फैसला टाई ब्रेकर तक आता है। और टाई ब्रेकर में 4 रैपिड राउंड्स खेले जाते हैं। रैपिड राउंड से मेरा मतलब है यहाँ पर 25 मिनट की टाइमिंग दी जाती है दोनों खिलाड़ियों को विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 10 सेकेंड पर मूव। और अगर उसके बाद भी 4 रैपिड गेम में विजेता का फैसला ना हो पाए तो 2 गेम ब्लिट्स चेस की खेली जाएंगी, जिसमें 5 मिनट दोनों खिलाड़ियों के दी जाएंगे विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 3 सेकेंड पर मूव। और अगर फिर दोबारा फैसला टाई पर जाए तो उन दोनों खिलाड़ियों को दोबारा से 2 राउंड्स ब्लिट्स गेम के और खेलने होंगे। और अगर इसी तरह से बार बार ड्रॉ होती रहे तो कुल मिलाकर 10 ब्लिट्स गेम खेली जाएंगी। और अगर उसके बाद भी फैसला ना हो तो सडन डेथ के द्वारा फैसला होगा। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फैसला करने का शेड्यूल काफ़ी लंबा है, लेकिन शुक्र है कि पहले टाई ब्रेकर में ही हमें विजेता मिल गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका और समय न लेते हुए इस टाई ब्रेकर मुकाबले में हुए सेकंड राउंड की गेम आप लोगों के लिए शुरू करता हूं। यहाँ गेम की शुरुआत की फाबियानो करुआना ने E4 के साथ, तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस को चुना C5, नाइट F3, देन नाइट C6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, नाइट C3, तो E5 नाइट पर अटैक। और कार्लसन ने यहाँ पिछली गेम की ही तरह सिसिलियन पेलिकन सेविशनिकोव वेरिएशन को खेला। और अब यहाँ फाबियानो को अपने इस नाइट को हटाना होगा, तो उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को B5 स्क्वायर पर हटाया, तो D6। और पहले तो मुझे लगा कि मैं शायद पिछली गेम की रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूँ। फाबियानो ने यहाँ किया नाइट D5 और उनका इरादा यहाँ इस C7 स्क्वायर पर कुछ थ्रेड बनाने का है। तो कार्लसन ने यहाँ नाइट ट्रेड ऑफ किए, नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक, तो नाइट E7, देन C4 और एग्जैक्टली वही गेम जिसको हमने 12th राउंड में देखा था। नाइट G6, तो क्वीन A4, बिशप D7, देन क्वीन B4, क्वीन B8, H4, तो H5, बिशप E3, देन A6, नाइट पर अटैक और ये नाइट वापस C3 स्क्वायर पर ही जाएगा, तो A5। और अब यहाँ कार्लसन ने क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन B3, देन अगेन A4। तो फाबियानो को अब यहाँ अपनी इस क्वीन को वापस D1 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। बिशप E7, देन G3, क्वीन C8, देन बिशप E2, H5 पॉन पर प्रेशर, तो कार्लसन ने यहाँ किया बिशप G4, बिशप एक्शंस का ऑफर, लेकिन फाबियानो ने यहाँ किया रुक C1, बिशप टेक C2, क्वीन टेक C2, क्वीन F5, तो C5। फ्रेंड्स, यहाँ ये गेम भी काफ़ी टाइट चल रही थी। दोनों खिलाड़ी यहाँ एक दूसरे को कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दे रहे थे। इसके बाद यहाँ कार्लसन ने कैसल किया, देन C6, बी टेक C6, डी टेक C6। और अब यहाँ वाइट के पास एक पासर तो है, और आप इसे वीक पासर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये रुक ने सपोर्ट किया हुआ है। तो कार्लसन ने यहाँ पहले किया रुक एट F गोज टू C8, देन क्वीन C4, बिशप D8, ताकि वाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश ना कर सके। तो फाबियानो ने यहाँ किया नाइट D5 और उनका इरादा अपने इस सी पॉन को आगे पुश करने का है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ आप इस गेम की सिंपल ज्योमेट्री देख पा रहे होंगे तो एक बात तो क्लियर आपको नज़र आ रही होगी कि अगर वाइट किसी तरह से इस E7 स्क्वायर को अनडिफेंडेड करवा दे तो इस नाइट का अटैक एक चेक के साथ क्वीन पर भी है। लेकिन अभी इस सिचुएशन को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ कार्लसन ने किया E4। और फ्रेंड्स, यहाँ चूंकि मैं इस गेम को आगे देख चुका हूँ तो एक बात बिल्कुल यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि वाइट के लिए यहाँ बेटर मूव था कि वो यहाँ अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर रख ले, क्योंकि यहाँ कार्लसन का टारगेट था अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने का। और अगर यहाँ ऐसा कार्लसन इस सिचुएशन से करते तो वाइट के पास ऑप्शन थी इस नाइट को अपने बिशप से ट्रेड ऑफ करने की। वो यहाँ कर सकते थे बिशप टेक C5, देन क्वीन टेक C5, और इसके बाद यहाँ वाइट आराम से कैसल कर सकता था और इस गेम का बैलेंस इक्वल बना रहता। लेकिन फाबियानो ने यहाँ किया C7 और उन्होंने ब्लैक के बिशप पर अटैक बनाया। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि C7 स्क्वायर पर वाइट विनिंग है।
क्योंकि वाइट के यहाँ 3 जोर हैं और वहीं ब्लैक के सिर्फ 2। फिर भी यहाँ कार्लसन ने किया बिशप टेक C7, नाइट टेक C7, देन नाइट E5, क्वीन पर अटैक। और फ्रेंड्स इसी मूव को देखकर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वाइट को अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सिचुएशन वाइट के हाथ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं निकली है। वो अपनी क्वीन को बचा सकते थे, वे यहाँ इजीली कर सकते थे क्वीन D5 और इस नाइट को यहाँ पिन कर सकते थे। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो कार्लसन यहाँ करते रुक एट ए गोज टू B8, वे यहाँ पहले अपने रुक को बचाते और उसके बाद फाबियानो यहाँ आराम से कैसल कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स इस पूरे टूर्नामेंट का फाबियानो ने इस पॉइंट पर सबसे बड़ा ब्लंडर खेला। उन्होंने यहाँ किया नाइट D5 और उन्होंने यहाँ ये नाइट D5 मूव किन कैलकुलेशंस के साथ खेला, काफ़ी सिंपल। उनका इरादा यहाँ अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर ले जाकर किंग और क्वीन पर फॉक लगाने का है। लेकिन फ्रेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ये मूव कुछ ज़्यादा ही वीक निकला। अगर यहाँ हम इस गेम को क्रुआना की कैलकुलेशंस के साथ कंटिन्यू करें तो ब्लैक को यहाँ पहले क्वीन लेनी चाहिए, उन्हें यहाँ करना चाहिए था रुक टेक C4। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्रुआना करते नाइट E7 चेक, तो किंग H7, देन नाइट टेक्स F5 और यहाँ ये मटेरियल एक्सचेंज इक्वल ही रहता, रुक टेक C1, बिशप टेक C1, देन D5। और मटेरियल वाइज तो ये गेम इक्वल होती, लेकिन पोजिशनली ये गेम वाइट के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि यहाँ ये D पॉन बिल्कुल क्लियर पासर है सपोर्टेड बाय दिस E पॉन आफ्टर 2 मूव्स। लेकिन कार्लसन ने फाबियानो को यहाँ कोई भी मौका नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पहले किया किंग H7 और यहाँ इस मूव के बाद क्रुआना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो वाइट को यहाँ पहले अपनी क्वीन हटनी होगी और सपोज यहाँ फाबियानो अपनी क्वीन को E2 या D4 जिस भी स्क्वायर पर लेकर जाए, सपोज क्वीन E2, तो उसके बाद ब्लैक का यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नाइट D3 चेक, किंग और क्वीन पर फॉक विद अ डिस्कवर्ड अटैक ऑन दिस नाइट, किंग F1, नाइट टेक C1, क्वीन पर अगेन अटैक, तो बिशप टेक C1, रुक टेक C1 चेक, किंग G2, रुक टेक्स H1, किंग टेक्स H1 और उसके बाद क्वीन टेक्स D5। और अब इस सब मटेरियल एक्सचेंज में फाबियानो के पास इस गेम में फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी कारण से यहाँ फाबियानो ने किंग H7 मूव पर रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स इस पूरे टूर्नामेंट को मैं ईमानदारी से कहूँ तो फाबियानो कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं नज़र आ रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी मैग्नस कार्लसन को, लेकिन उनके यहाँ इस पॉइंट पर ये नाइट D5 का मूव उन्हें बहुत भारी पड़ा और इतना भारी कि उनके हाथ से वर्ल्ड चैंपियनशिप निकल गई। फ्रेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद मैग्नस कार्लसन ने कहा था कि फाबियानो प्लेड वेरी वेल एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इट वॉज वेरी टेंस फॉर दीज होल 3 weeks and there was no point in particular where I felt I was going to win the match। यहाँ फाबियानो खुद भी स्वीकारते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि आई डिडंट पर्टिकुलरली फील दैट आई वॉज लूजिंग इट ईदर, इट वॉज ऑलवेज हैंगिंग इन बैलेंस। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लगभग सभी वीडियोज़ में कहा था, यहाँ पूरे टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कोई भी स्पेस नहीं दिया था और इस हार पर फाबियानो क्रुआना का एक छोटा सा कमेंट था कि दैट वाज बैड डे, आई डिडंट इवन पुट अप अ फाइट। और शायद वे सही भी कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ खासकर इस गेम को देखकर तो मुझे वाकई में लग रहा था कि ये गेम फाबियानो क्रुआना के लेवल की नहीं थी जैसा कि उन्होंने यहाँ पर खेली थी। खैर एनीवेज फ्रेंड्स, फाइनली कार्लसन ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को रिटेन किया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।